हमेशा पढ़िए। आज जब तक आप डेथ बेड पे नहीं हैं तब तक आपकी एजुकेशन नहीं रुकती है। वो पहले वाला टाइम नहीं है कि डबल MA डबल BA किए जा रहे हैं। तो अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहें पढ़ाई और टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अभी आप देख रहे हैं जोश भारत में आ चुके हैं बिहार वुमेन्स अचीवर अवार्ड जो एवेंजेटिक मीडिया द्वारा आयोजित था। कुछ लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया, खास करके महिला वर्ग जो महिला उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आपको आज अवार्ड मिला है, आप महिलाओं के लिए क्या करना चाहती है भविष्य में? भविष्य क्या, मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ। मेरी कंपनी है ब्रांड रेडिएटर, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग IT और ब्रांडिंग की कंपनी है। 3.5 साल पहले मैंने यहाँ बिहार में, बैंगलोर और दिल्ली में और कैलकाटा में काम करने के बाद मैं यहाँ के मैंने काम शुरू किया। और मुझे बहुत खुशी होती है बताने के लिए कि हमारे यहाँ लड़कियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। हमारा 40% जो मैन पावर है, हमारे 42 लोग हम लोग अभी काम कर रहे हैं। 40% मैन पावर मेरा ऐसा है जो बिहार के बाहर कहीं काम कर पाए तो वो वापस आ पाया, क्योंकि IT फील्ड्स में यहाँ पे जॉब नहीं है बिहार में। तो वो एक प्लेटफॉर्म मैं क्रिएट कर रही हूँ लोगों के लिए, एक सिक्योर, एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है फीमेल्स के लिए बिहार में, जो लोग काम कर पा रहे हैं निकल के। सो इस फ्यूचर में क्या प्लान है इसको बढ़ाना, बट इस पे काम ऑलरेडी चालू है और ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अलग अलग क्षेत्र में महिलाओं के लिए कितना मतलब कठिन है कि मतलब वो कार्य कर पाएंगे? देखिए, कठिनता एक सोच है, कठिन है, बिल्कुल है। मुझे लगता है कि आप पुरुष से बात करेंगे तो वो भी 4 अपने रीजंस बताएंगे कि उनके लिए भी कठिन है। जी, महिलाओं के लिए दिक्कतें बढ़ जाती हैं, बट मैं तो ये मानती हूँ कि महिलाएं सबसे पावरफुल क्रिएचर है जो कि यूनिवर्स ने बनाया है। तो हमें अपने विल पावर से हर प्रॉब्लम को ओवरकम करना है। आप कुछ भी काम करें, आप पुरुष हो महिला हो, जैसे आप काम करने घर से बाहर निकलते हैं तो आप पुरुष और महिला के दायरे से बाहर हैं। तो बहुत तरह की कठिनाइयाँ आती हैं जिनका मैं एक किसी का नाम लूँगी तो वो सही नहीं होगा, बट हमें अपने विल पावर से उसे ओवरकम करना होता है और अपने टैलेंट से आगे बढ़ना होता है। गाँव के महिलाओं के बारे में आपका क्या सोच है? गांव की महिलाएं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, हम लोग शायद उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। अगर आप जाकर देखेंगे कि वो क्या कर रही हैं आज के डेट में, आप विश्वास नहीं करेंगे। गांव बैठे बैठे, खासकर पिछले 3-4 सालों में कोविड आने के बाद जिस तरह वो लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हैं अपनी फैमिली की, उनको बहुत गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, वो भी आगे आ रही हैं। और पहले और अब के परिवेश में बहुत फ़र्क है। जब मैं पढ़ाई करती थी, जब बिहार में थी, उस वक्त था ऐसा माहौल कि हाँ भाई सिर्फ 3 बेटी है तो सही नहीं है, तो इसकी शादी कर दो। अब वो नहीं है। उस हालात में भी मेरे माता पिताजी ने हमेशा सपोर्ट किया, पढ़ाया, जो चाहते थे वो बनाया। बट अब तो बहुत सपोर्ट मिलने लगा है, महिलाएं काफ़ी आगे आई हैं। और आई थिंक इसके लिए गवर्नमेंट का, सरकार का, लोगों का, आसपास के एनवायरनमेंट का, इसका काफ़ी असर पड़ा है। चलिए, अंतिम सवाल हम जानना चाहेंगे। आज आपको बिहार वुमेन्स अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारे वीडियो के माध्यम से महिलाएं देख रहे हैं? जी, मैं 2 बातें कहना चाहूँगी जो मैंने अभी आपसे भी कही थी कि जब आप काम करने निकलती हैं तो आप पुरुष और महिला के दायरे से बाहर हैं। सो जब आप काम करती हैं तो आपको ये समझना होगा कि आप घर के काम में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि एक माँ का, एक बहन का, एक पत्नी का, एक बीवी का, एक भाभी का, ये रोल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। तो वो संतुलन करना हमें आना चाहिए। और सिमिलरली अगर आप महिला होकर बाहर काम कर रही हैं तो आप ऑफिस के काम में भी इसलिए कमी ना करें कि आप महिला हैं, आपको तो 5-6 बजे घर चले जाना है। कैसे उसको संतुलन करना है, क्योंकि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी दी गई है ऑफिस की भी, तो उसको बैलेंस करके चलना चाहिए। और दूसरी बात है, सबको साथ लेके चले, क्योंकि 1 + 1 11 होता है, मैं ये हमेशा मानती हूँ। और इस सोच से अगर आप चलेंगे, अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अगर आप एडवांस रखें। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं जोश भारत। तो आज हमारे साथ उपस्थित है यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर निखिल चौधरी सर। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका जोश भारत में। और हम जानना चाहेंगे कि जो किडनी का पथरी होता है उसका क्या समस्या और जो पेशेंट होते हैं वो कैसे पता करें? धन्यवाद जोश भारत, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। किडनी की पथरी तो बहुत ही कॉमन समस्या है। हर उम्र में, हर वर्ग में, हर जेंडर में इसके मरीज पाए जाते हैं। कहने में किडनी की पथरी वही होती है साधारण तौर पर जिसे हम पथरी करते हैं, मानो थोड़ी सी कॉन्क्रीशन हुई, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हुआ, क्रिस्टल्स का बना हुआ एक स्ट्रक्चर हुआ जो हमारे किडनी के ट्यूब्यूल्स में बन जाता है। किडनी के ट्यूब्यूल्स में जब बन जाता है तो छोटा सा, कभी वो छोटा से धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। बड़ा होता है तो अत्यधिक पीड़ा होती है, दर्द होता है, पेशाब में खून आ सकता है। अगर पथरी बहुत बड़ी हो जाती है तो पेशाब का प्रवाह भी रुक सकता है, पेशाब का बहना रुक सकता है। तो ये सब किडनी की पथरी होती है।
एग्जैक्ट कारण तो किडनी की पथरी का किसी को नहीं पता है, पथरी तो हमारा शरीर ही बनाता है, लेकिन जो इन्वायरमेंटल कारण है उसमें हम कम पानी पीना या फिर मांस मछली का अधिक सेवन करना, इनको हम लोग साधारण तौर पे किडनी की पथरी के कारण मानते हैं। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आज के डेट में तो अल्ट्रासाउंड हो गया या फिर एक्सरे हो गया, इससे किडनी की पथरी का डायग्नोसिस बड़ा तुरंत हो जाता है। अगर आपको पेशाब में खून आ रहा है या फिर पसली के नीचे दर्द हो रहा है या फिर अत्यधिक तेज़ दर्द हो रहा है या पेशाब जल्दी जल्दी लग रहा है, तो अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करिए और बिल्कुल वो आपको एक अल्ट्रासाउंड की सलाह देंगे या एक एक्सरे की सलाह देंगे, जिससे किडनी की पथरी पकड़ में आ जाएगी। अगर आपको किडनी की पथरी हो भी गई है तो बहुत घबराने की बात नहीं है। 90% मरीजों में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑपरेशन से मेरा मतलब चीरे वाले ऑपरेशन का है। 90% मरीजों में बिना चीरे के ऑपरेशन के ही इसका निदान हो जाता है। कुछ मरीज में हम लोग जिसमें छोटी पथरी रहती है, 4 mm, 5 mm, 6 mm की जो पथरी होती है, साइज़ हम लोग अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं, और 4-5 mm की जो पथरी होती है उसे हम दवा से या अल्कलाइज़र से वो खुद ही निकल जाती है। इससे जो थोड़ी बड़ी पथरी हुई 1 से 2 सेंटीमीटर की पथरी, उसे हम किरणों से तोड़ देते हैं। किरणों से जो तोड़ते हैं उसको ESWL कहते हैं। ESWL थेरेपी से, शॉक वेव थेरेपी जो होती है, उससे हम पथरी को जो होता है किडनी के अंदर ही तोड़ देते हैं, बाहर में शॉक वेव से। इससे अगर थोड़ी बड़ी पथरी हुई 2 सेंटीमीटर या उससे बड़ी पथरी हुई तो हम लोग की होल सर्जरी करते हैं। की होल सर्जरी, जिसको PCNL कहते हैं, शरीर के अंदर एक दूरबीन जाती है, छोटा सा छेद होता है, उसी के थ्रू हम किडनी तक पहुंचते हैं और किडनी की पथरी को शॉक वेव से तोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए किडनी की पथरी का इलाज बहुत ही सुगम है, बहुत ही सिंपल है। इसको लेकर चिंतित बिल्कुल नहीं हो, और अगर आपको किडनी की पथरी के सिम्टम हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। सर, ज़्यादातर किस मतलब आयु सीमा के मरीज में देखने को मिलता है, मतलब इस तरह किडनी की पथरी की समस्या? किडनी की पथरी तो भाई 1 साल से लेकर 70 साल तक कोई आयु वर्ग इससे छूटा नहीं है। हर उम्र पे, हर क्लास में, हर तरह के लोगों में हो सकती है। कम पानी पीना इसका मुख्यतः कारण है। पथरी से बचने का सबसे कारगर इलाज भी यही है कि पानी खूब पीजिए, पानी खूब पीजिए, दिन भर पानी पीजिए, रेगुलर पानी पीजिए। इतना पानी पीजिए कि पेशाब पूरा साफ, एकदम साफ सफ़ेद पेशाब हो अच्छे से, और उसमें आपको पथरी नहीं होगी। बहुत ही सिंपल सरल उपाय है पानी, इससे सिंपल कोई उपाय नहीं है जो हर किसी के रीच में है। सर, जो भी मरीज या जो भी पेशेंट है किडनी के पथरी के, वो जो वीडियो के माध्यम से आपको देख रहे हैं, वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? संपर्क सूत्र तो दे देंगे, संपर्क सूत्र दे दिया जाएगा। डॉक्टर निखिल चौधरी मेरा नाम हुआ और मैं पटना में बेस्ड हूँ। संपर्क सूत्र तो आपको दे ही दिया जाएगा उसको लेकर। ठीक है, तो सर इसका पूरी तरह से इलाज संभव है, मतलब कोई परेशानी तो नहीं होता? बिल्कुल पूरी तरह से इलाज संभव है। चीरे के ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, और 90% ज़्यादा फीसदी में दवाओं से या लेज़र से ही इसका इलाज हो जाता है। ठीक है सर, आप यूरोलॉजिस्ट हैं, लेकिन फिर भी कुछ किडनी से संबंधित कोई और बीमारी जो मतलब ज़्यादातर आज के मरीज में देखने को मिलता है? आज के अगर आप पथरी के कॉन्टेक्स्ट में ही पूछते हैं, पथरी कॉन्टेक्स्ट में ही, तो पथरी बड़े होकर किडनी को ख़राब भी कर सकती है। कई ऐसी पथरियाँ होती हैं जिनमें दर्द करती हैं और मरीज उन पर ध्यान नहीं देता है, या फिर सिंपल बाज़ार से कोई दवा खरीद के खा लेता है दर्द दबाने के, तो इसमें किडनी ख़राब ही हो सकती है। पथरी जो है वो किडनी की खराबी का एक बहुत बड़ा कारण है। किडनी खराब होने का एक बहुत बड़ा कारण है पथरी। समय से अगर पथरी का इलाज नहीं किया जाए तो किडनी की खराबी का वो एक मेजर रीज़न है। तो इसलिए अगर पथरी है तो फ़ौरन उसका इलाज कराएं, ठीक हो जाएगी वो। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियेश, अभी आप देख रहे हैं जोश भारत। आज हमारे साथ है, बिहार ही नहीं पूरे भारत में एक अलग पहचान है सरकार, और इनके काफ़ी सारे विद्यार्थी आज IAS IPS बन के देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो चाहेंगे सर, सबसे पहले आप बताइए, जो BPSC का भी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए विद्यार्थी किस तरह से तैयारी करे? इससे पहले है कि आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको विजयी भाव का आशीर्वाद। देखिए, अभी 26 दिसंबर को दरवाज़ परीक्षा है, 12 जनवरी को CDPO की परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा, और 23 जनवरी को BPSC की प्रारंभिक परीक्षा, 67 BPSC की। तो अभी मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, जैसा कि मैं 24 साल से पढ़ा रहा हूँ, उस क्रम में मैं अपने अनुभव का आधार बोलूँगा कि बिना NCERT पढ़े कुछ नहीं संभव है। दूसरी बात कि रेगुलर प्रैक्टिस और एक डेडिकेशन, क्योंकि बिना डेडिकेशन आदमी कुछ भी करे, कुछ नहीं हो सकता है। तो अभी लड़के के पास समय है, जितने तक तो जो पढ़े हैं उसका रिवाइज करें, डेली कम से कम 2 सेट बनाएं, कुछ सकारात्मक लोगों के साथ जो सकारात्मक सोच रखते हैं
उनके साथ डिस्कशन करें और किसी अच्छे कोचिंग संस्थान में जहाँ रेगुलर टेस्ट चलता हो और टेस्ट का लेवल अच्छा हो वहाँ टेस्ट दें और करेंट अफेयर जम के पढ़ें तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। यही हमारा उसको कहना है। सर जैसे मैथिली भाषा में भी बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि हम उससे बीपीएससी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और जो करना चाहते हैं उसको किस प्रकार से सहयोग? देखिए, एक बात तो मैं बता दूं कि भाषा मायने नहीं रखता है। सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई भी लड़का पास कर सकता है। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो डीएसपी बने हैं, एसडीओ बने हैं, बहुत सारे पोस्ट पर गए हैं जो मैथिली के माध्यम से। हमारे बड़े भाई हैं, मित्र हैं, नारायण झा, उन्होंने मैथिली पढ़ा है, बहुत लोग पास किए हैं। तो मैथिली एक बहुत ही अच्छा पेपर है बीपीएससी के लिए, जो में लड़के अगर रखें और डेडिकेशन के साथ पढ़ें तो ये मायने नहीं रखता। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि लोगों को कन्फ्यूजन आता है कि हम मिथिला क्षेत्र के नहीं हैं इसलिए मैथिली हमको मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैंने देखा है लखीसराय के लोगों को, मैंने देखा है अन्य रोहतास के क्षेत्रों को, भभुआ के क्षेत्रों को, यूपी के क्षेत्रों को, क्षेत्र के बच्चों को जिन्होंने मैथिली रखा है और अच्छा रैंक प्राप्त किया है और आज बड़े बड़े पोस्ट पर पदस्थापित है। तो मैथिली एक बहुत ही अच्छा पेपर है और जिसको रख के बच्चा अच्छा कर सकता है और कर रहा है, जो कि मेरे आंखों देखा हाल है। मैं नाम गिनवा सकता हूँ, कम से कम 100 से ज़्यादा बच्चों का नाम गिनवा सकता हूँ जिन्होंने मैथिली रखकर अच्छे अच्छे पद को ग्रहण किया है। इसलिए मैथिली रखे, अच्छा पेपर है। सर बिहार से पटना के बाहर काफ़ी सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो आपसे पढ़ना चाहते हैं, उसमें काफ़ी गरीब लोग भी हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं, वो किस प्रकार से आपके कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, रहमान एक खुला किताब है, रहमान को जहाँ मिलेगा, जहाँ खोजिएगा मिल जाएगा। तो जो गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सहित के परिवार हैं उनके लिए गुरुकुल अदम्या दीदी मेरी बेटी का नाम है, उसके गुरुकुल का दरवाज़ा 11 रुपये में खुला था, खुला है, खुला रहेगा। क्लर्क से कलेक्टर तक, सिपाही से एसपी तक डायरेक्ट हमसे मिले, मुन्ना भाई से मिले जो हमारे निदेशक हैं, उनसे मिले। मुन्ना भाई से मिलने के बाद हमसे मिले। अगर पैसा नहीं है तो 11 रुपये में पढ़ेंगे और पढ़ रहे हैं। और जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर और सहित के परिवारों को 11 रुपये में पढ़ाता था, पढ़ाता हूँ और पढ़ाता रहूँगा। और यहाँ तक कि मैंने क्लर्क से कलेक्टर और सिपाही से एसपी तक के बच्चों को 11 रुपये में पढ़ाया है, उनको पास कराया है। और ये माँ सरस्वती का, बजरंगबली का असीम अनुकंपा और आशीर्वाद है हमारे ऊपर। इसलिए बेझिझक 94 31 5 गो 8 3, 94 31 5 गो 8 3, 94 31 5 गो 8 3 मेरा नंबर है। कभी भी कर सकते हैं बात, 9 बजे रात के बाद करेंगे, चूँकि क्लास रहता है तो करें आए, बेझिझक आए। गरीबी का विकल्प लाचारी नहीं, गरीबी का विकल्प कामयाबी होता है और कलम क्रांति से बड़ी कोई क्रांति नहीं होती है। इसलिए पढ़ें, मैं उनके साथ था, हूँ और रहूँगा। सर जैसा कि अभी देखते हैं कि बहुत सारे युवा जो नया जनरेशन है काफ़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं, कोई भी चीज़ तैयारी करते हैं सफलता से ज़्यादा घबरा जाते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें सबसे बड़ी समस्या उनमें यह है कि उनमें भारतीय संस्कृति के ज्ञान का अभाव है, क्योंकि बिना तपस्या कुछ नहीं होता है। ये दूसरी बात है कि ब्रह्मांड का निर्माण 6 घंटे में हुआ है। लेकिन अगर मेरा दावा है कि 1 साल कोई भी बच्चा कितना भी कम जानता हो, अगर 1 साल अपने आप को पूरी तरह से त्याग कर देता है, जैसा कहा था, खुद ही वो कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो 1 साल अगर पढ़ता है तो निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। और सफलता तो 1-2 मायने हैं। अगर असफल हो रहा है तो इसको मान लेना चाहिए कि वो एक ना एक दिन सफल भी जरूर होगा, क्योंकि असफलता का अगला पायदान सफलता ही होता है। इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पढ़ना है, पागलपन के हद से गुजरना है, क्योंकि कहा जाता है ना कि पढ़ाई को उसी तरह समझिए कि सुनते हैं कि इश्क में नींद उड़ जाती है, सुनते हैं कि इश्क में नींद उड़ जाती है, कोई हमसे भी इश्क करा दे मुझे नींद बड़ी आती है। अगर जिस दिन लड़कों ने ये समझ लिया कि मुझे कुछ करना है तो निश्चित रूप से वो कुछ कर जाएगा। और अगर व्याकुल होता है, परेशान होता है तो उसकी गलती है, क्योंकि उसमें डेडिकेशन कमी है। और मेरे पास आए, मरा से मरा है। गुरु रहमान का दावा है कि मैं पत्थर को उछाल सकता हूँ। तो ये बच्चे हैं, युवा, चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, आसमान में छेद कर सकते हैं। तबीयत से पत्थर उछालने की जरूरत है। सर आपका एक फिल्म आ रहा है बायोग्राफी, उससे युवाओं को क्या संदेश की कोशिश है? उसमें देखिए, सबसे पहला तो संदेश है कि बायोपिक का फर्स्ट हाफ है पूरी तरह से लव स्टोरी है। लेकिन लव स्टोरी में मैंने संदेश जो भी दिया है, मैं यही कहूँगा कि हर लोग अपने धर्म में विवाह करें, ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इंटर रिलीजन मैरिज इज नॉट गुड।
ये दूसरी बात है कि मैं और मेरी पत्नी अमिता कुमारी, मेरी बेटी अदम्य अदिति, मेरे बेटा विज्ञान अजीत, हम लोग इस तरह के स्तर से गुजर गए जो कोई लोग नहीं गुजरता है, कोई उदाहरण भी नहीं है। और सेकेंड हाफ जो है पूरी तरह से आपको एजुकेशन संबंधित है, जिसमें दिखाया गया किस तरह ताड़ी बेचने वाला का बच्चा, सब्जी ढोने वाला का बच्चा, मजदूरी करने वाला बच्चा, बख्तियारपुर स्टेशन पर जूता साफ करने वाला का बच्चा, गाड़ी पोंछने वाला का बच्चा पास किया है। तो मेरी फिल्म का मूल उद्देश्य है युवाओं को जगाना, और सबसे बड़ी बात है कि आप हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड SC ST बाद में बनिएगा, भारतीय पहले बनिए, क्योंकि भारत माता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। और वही मूल उद्देश्य फिल्म में कि राष्ट्रीयता है, शिक्षा है, और इंसान के रूप में पैदा हुए हो तो इंसान के रूप में ही जाओ, यही मूल मेरा उद्देश्य उस फिल्म का। फिल्म अच्छी होगी, निश्चित रूप से अच्छी होगी, बच्चों को पसंद आएगी और बच्चों गार्जियन को पसंद आएगी, क्योंकि इसमें संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कार है, प्रेम है, डेडिकेशन है, शिक्षा है, और निश्चित रूप से कुछ कर गुजरने की तमन्ना है जो है। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं जोश भारत, और आज हमारे साथ उपस्थित हैं बाइक्स वे, एक ब्लॉगर चैनल है इनका, और लगातार इन्होंने ब्लॉगिंग के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से न्याय की गुहार लगाए। लेकिन बहुत सारे ऐसी घटना होती है, बिहार हो या बिहार से बाहर भी, चूँकि यूट्यूबर को जहाँ परेशान किया जाता है, उसके लिए सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूट्यूबर्स को भी समाज में एक जगह दिया जाए, क्योंकि यूट्यूब पे आजकल सारी चीज़ यूट्यूब पे आ चुके हैं। सरकार भी यूट्यूब पे है, सरकारी चैनल्स भी यूट्यूब पे हैं, गवर्नमेंट का अपना ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पे है, सारी चीज़ें यूट्यूब पे हैं। तो यूट्यूबर्स को क्यों नहीं तवज्जो दिया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, यूट्यूब एक हमारे समाज के बदलाव में बहुत बड़ा अहम रोल रखता है। हमारे समाज में अगर बदलाव किया है, काफ़ी सारी चीज़ों की बदलाव हुई है, तो यूट्यूब और गूगल, ये सब सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा बड़ी अहमियत निभाई है अपनी। और जो सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो आके अपना समय देख के वीडियो बना रहे, आजकल ये भी एक रोज़गार है। तो अगर किसी का रोज़गार उससे जुड़ा हुआ है और उसको तवज्जो ना देना, जो समाज सुधारक है, जो समाज के लिए रोड सेफ्टी पे ही काम कर रहा है, लाखों लोगों को हेलमेट पहनाया जिसने, उसको सरेआम पटना ट्रैफिक पुलिस खुद नियम वायलेट करके आती है और पीट पाट के चुप बैठ रही है। अभी लगभग 21 दिन हो गए हैं, अभी तक पटना ट्रैफिक पुलिस एक सवाल का जवाब मेरा दे दे, हिम्मत नहीं है कि वो जवाब दे देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज में हम जो लोग जो समाज के लिए बदलाव चाहते हैं, कोई पेड़ लगा रहा है, कोई सड़क दुर्घटनाएं बचा रहा है, कोई सड़क में गड्ढा भर रहा है, कोई सड़क के साइड में पेड़ लगा रहा है। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ कि 7-7, 8-8 किलोमीटर तक उन्होंने पेड़ लगाया है। तो उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है, तो समाज में जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, जो ड्यूटी आते हैं जाते हैं, उनके साथ कैसा हो रहा है? जिनको दुनिया से लेना देना नहीं है, उनको अपनी ज़िंदगी से लेना देना है, जो मतलब कमाने खाने वाले लोग हैं, उनके साथ क्या होता हो? क्योंकि वो दूसरे पचड़े में पड़ना नहीं चाहते, और पुलिस इसी बात का फ़ायदा उठा के मनी एक्सट्रैक्शन कर रही है पूरे पटना में कॉमन पीपल के साथ। अगर आपको रोड सेफ्टी का चिंता है, तो आप 1000 के बदला 2000 रुपये चालान लीजिए, आप एक हेलमेट साथ में फ्री दीजिए। अगर आप कंसर्न होते तो ये नियम लागू हो चुका रहता। सही बात। कोरोना में, महामारी में इतनी चिंता है आपको कि 2000 रुपये का आपने मास्क का, 3-4 रुपये का मास्क आता है, उसका 2000 रुपये का चालान किया, तो आप 3-4 रुपये का मास्क फ्री नहीं दे सकते थे क्या? सही बात। ये तो आया ही नहीं कोरोना में। इसका मतलब यही हुआ कि मैं एक कोरोना पेशेंट हूँ, मैं बाज़ार में निकला और लोगों ने मुझे स्पॉट कर लिया कि मैं एक कोरोना पेशेंट हूँ, मेरा चालान हो गया। उसके बाद मैं पूरे उस चालान को लेके पूरे दिन बिना मास्क के घूम सकता हूँ और लाखों लोगों को कोरोना फैला सकता हूँ। इसका मतलब यही हुआ ना कि 2000 रुपये में आपने यमराज का टिकट काट लिया कि यहाँ तो ये आदमी नहीं मरेगा और इससे कोई आदमी नहीं मरेगा। यही हुआ। तो ये चीज़ बंद होना चाहिए, सिस्टम में थोड़ा सा चेंज आना चाहिए। क्यों नहीं? ये तो लॉजिक, नॉर्मल लॉजिक है कि आदमी को 2000 रुपये का चालान हो रहा है, उसको 5 रुपये का मास्क नहीं दे सकते। आदमी को 2000 रुपये का चालान हो रहा है, उसको 1000 का हेलमेट दीजिए। आप 1000 का चालान है, बढ़ा के 2000 कर दीजिए, 1000 रुपये का हेलमेट दीजिए। लोग पहनेगा ना कि हेलमेट को, उसको 1000 रुपये में जो उसको याद रहेगा ये बात कि उसको तो भी लगेगा कि कम से कम चलो भाई कुछ तो सामान मिला, हमको दंडित किया गया लेकिन कुछ तो हमको मिला। पहली बात। दूसरी बात,
कि उसको ये भी लगेगा कि ये 1000 रुपये का हेलमेट हम 2000 में ख़रीद के लाए हैं, इसका अहमियत समझ में आएगा उसको, तो लोग हेलमेट पहनना शुरू करेंगे। हेलमेट पहनाना है, अगर सच में पहनाना चाहती है पटना ट्रैफिक पुलिस, नहीं है, जो बात है वो पहनाना नहीं चाहती है। अगर हेलमेट पहनाना चाहती है तो मार पिटाई बंद करना होगा। मार पीट के आप बिहारियों को हेलमेट नहीं पहना सकते। सही बात। वो आज खुद मर रहा है, कल आपके शरीर पे गाड़ी चढ़ाएगा। आप खुद घूस लेके ट्रक वाले को दीघा से छोड़ते हैं, आपका बच्चा रोड पे सब्जी लाने निकलता है और उसको रौनते हुए सीधा निकल जाता है। उस दिन आपके दिल में कितना दुख होगा कि मेरे बच्चे को मारा क्योंकि मैंने वहाँ से घूस लेके नो एंट्री में ट्रक को छोड़ा था। तब आप ट्रक वाले पे कार्रवाई ज़रूर कर देंगे। बिल्कुल सही। और मैं न्याय के लिए गुहार लगा रहा हूँ और आप लोग कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं। पटना में जितने ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो ईमानदारी से धूप में काम कर रहे हैं उनको मेरा सलाम है, और जो पुलिस ऑफिसर्स अपना घर अपना पेट भर रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि अब ये सब बंद करिए, वरना वीडियो सामने आएगा तो समाज देखेगा, आपके मोहल्ले देखेंगे, आपका बच्चा देखेगा, आपकी बीवी देखेंगी, आपके घर परिवार वाले, आपके ख़ानदान वाले देखेंगे, तो आपको शर्म आएगी अपने घर में बैठने में, अपने घर में बैठने में शर्म आएगी। और ये मैं कर दूंगा। जो लोग भी गलत कर रहे हैं उनको एक्सपोज करना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। हम समाज के लिए दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं और आप उसको 1 मिनट में घूस लेके ख़राब कर दे रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि क्यों हो रही है? सरकार अगर इस पे काम कर रही होती तो सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि क्यों होती? हर साल लाखों लोगों के घर में चिताएं जल रही हैं। मेरा खुद का दोस्त रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है। तो मैं तो इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ कि अगर घर में दुर्घटना होकर किसी यंग लड़के की मौत हो जाती है उस घर के ऊपर क्या बीतता है। मौत किस लिए होती है? इन पुलिस वालों के चक्कर में होती है। सही बात। ये घूस लेके लाइसेंस बनाते हैं और ट्रैक्टर में चलाने वाले 15 साल के बच्चे को ट्रैक्टर में 4 व्हीलर का लाइसेंस मिल जाता है, कमर्शियल लाइसेंस। उसका डिसीजन मेकिंग पावर कितना रहेगा? वो रोड पे गाड़ी लेके उतरेगा, वो हज़ारों आदमी को रौंद सकता है। वो उसके अंदर गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, आप जब एक एसआई को गुस्सा में कंट्रोल नहीं हो रहा है, डबल स्टार आदमी है, तो उस बच्चे को अगर कोई कुछ हो गया, कुछ बोल दिया, तो उसको कंट्रोल दो, दे पे गाड़ी चढ़ा देगा। सही बात। आप खुद घूस लेके मौत को बगावत दे रहे हैं। जितने डीटीओज हैं, जितने पूरे बिहार में जितने डीटीओ डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, सब में घूसखोरी चल रहा है खुलेआम। घर बैठे चाहे तो हम लाइसेंस यहाँ से बनवा सकते हैं। तो गाड़ी चलाने नहीं आता, उसको लाइसेंस मिल गया, यानी कि उसको माइंडसेट हो गया कि अब कोई पुलिस वाला हमको रोक नहीं सकता है क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है। तो वो जाएगा, जब निकलेगा फ्रीली, जिसको गाड़ी चलाने नहीं आता है वो रोड पे गाड़ी से बच्चों को, बूढ़ों को रौंदेगा नहीं तो क्या करेगा? तो आप तो खुद मौत को बढ़ावा दे रहे हैं। किसी दिन आपके घर के बच्चे को रौंद दिया, आपके बेटे को रौंद दिया, तो आप उस दिन माथा पकड़ लेंगे कि अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया, मेरा चिराग घर का बुझ गया। उसी को तो बंद करना है। तो अभी सब चुप बैठे हुए हैं। अब कहाँ गया समाज सुधारक? और जितने समाज में अच्छा सोचने वाले लोग हैं वो मेरे साथ हैं। जितने समाज के लिए लोग अच्छा कर रहे हैं वो लोग मेरे साथ हैं। जो अच्छा सोचते हैं, गलत नहीं करते हैं, एक साधारण ज़िंदगी जीते हैं, वो लोग मेरे साथ हैं। और मैं इन लोगों को सस्पेंड करा के ही दम लूँगा। नहीं सस्पेंड करेंगे तो सीधा समझ लिया, वो लोग मेरे पीछे पड़ के हमको मारा, पेट में लात मारा। अब जो है सो हर जगह हर एक नागरिक को मैं जागरूक कर दूंगा। घूस देंगे, 1000 रुपये का आपका चालान हुआ, 1000 रुपये देने के लिए आप रेडी हो जाइए। उसका चेहरा देखिए, उसका चेहरा लगेगा कि उसको कोई घर में कोई कुछ हो गया है, जैसे मायूस हो जाएगा पुलिस ऑफिसर कि 1000 रुपये का चालान भरने के लिए। ओफ, कितना अच्छा होता कि 200 रुपये मेरे पॉकेट में डाल देता। और जैसे ही 200 का पॉकेट धड़ाक से घुसाइए पॉकेट में 200 का नोट, वैसे देखिए बिग स्माइल आएगा एक चेहरे पे, वाह आज तो गजरा घर ले जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ बंद करना हो। बिहार एक डेवलपिंग स्टेट बन गया है। अब बिहार को डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता है। बिहार के युवा जाग चुके हैं। आप कैसे बिहार को रोक देंगे डेवलपमेंट में? आप बिहार के डेवलपमेंट में अड़चन ला रहे हैं घूस लेके। 10 साल पीछे कर रहे हैं बिहार को।
यहाँ बाहर से कोई आता है, यहाँ पे देखता है ड्राइविंग सेंस किसी के पास नहीं, वही पुलिस ऑफिसर राष्ट्रपति आने पे पूरा रोड खाली करवा देता है, पूरा रोड का ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो जाती है। कैसे? क्यों? कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो रोड कैसे दुरुस्त हो जाता है? हर जगह चप्पा चप्पा पे पुलिस खड़ा रहता है। तब कहाँ पब्लिक तो आप जैसे मोल्ड करेंगे वैसे ही पब्लिक मोल्ड होगी। पब्लिक तो आपको ओबे करती है ना। पब्लिक अगर ओबे नहीं करती तो आपको तो रोड पे जो है सो आप जैसे दौड़ा दौड़ा के लोगों को मार रहे हैं, लोग भी आपको दौड़ा दौड़ा के मार। पब्लिक अगर चाहे तो इस सिस्टम को चेंज कर सकती है, वायलेंस करके नहीं। अगर आप चाहें तो पब्लिक को एक पाथ, अच्छे पाथ पे मोल्ड कर सकते हैं। पब्लिक आपकी बात मानने के लिए यहाँ पब्लिक आपको कोऑपरेट करती है, ना कि आप गुंडागर्दी करें और पब्लिक आपको कोऑपरेट कर दे। कई जगह देखें कि ट्रैफिक पुलिस के साथ झड़प में पुलिस वाले भी चोटिल हो जाते हैं, मार खाते हैं। कितना खराब लगता है। उसका बच्चा देखता होगा कि पापा मार खा रहे हैं तो कितना खराब लगता होगा। अरे मेरा छोटा भाई हमको देखा होगा मार खाते हुए, मेरी माँ हमको मार खाते हुए देखी होगी, तो मेरे माँ को कितना खराब लगता होगा कि मेरा बेटा सरेआम मार खा गया इतना बड़ा आदमी होने के बाद। तो ये चीज़ बंद करना पड़ेगा और इस चीज़ को बंद करवा के रहेंगे। अच्छा, बहुत सारा जो है पटना ट्रैफिक पुलिस के अंदर बहुत सारा फ्लो है। ये पटना ट्रैफिक पुलिस मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि पटना ही ट्रैफिक पुलिस में कुछ है तो है, बाकी ज़िला में तो ट्रैफिक पुलिस का नाम भी निशान नहीं, कुछ नहीं। रोड सेफ्टी के ऊपर कुछ काम ही नहीं हो रहा। आप पूरे बिहार में मुझे एक पोस्टर दिखा दीजिए जहाँ लिखा हो कि हेलमेट पहनना अनिवार्य है, हेलमेट पहनने से जान बचती है। पूरे बिहार में एक पोस्टर दिखा दिए तो फिर चालान का पैसा जहाँ खा रहा है। यानी कि या तो हम ये समझें कि चालान का पैसा ऊपर जाता ही नहीं है सरकार के पास। सरकार तो डेवलपमेंट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि चालान होता ही नहीं है। वो पर्ची जो हमें दिया जाता है वो नकली हो, वो मशीन नकली हो। चलिए वो मशीन और पर्ची नकली नहीं है तो चालान सबमिट क्यों नहीं हो रहा है? इतने लोगों को तो रोका जा रहा है रोड पे, टारगेट बेस पे चालान हो रहा है, तो डेवलपमेंट कहाँ है? रोड सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हैं आप? आपके पटना में सारे सिग्नल्स बंद रहते हैं, लाइट कभी ऑफ रहता है, रेडियम की पट्टी काली हो जाती है, उस पर कोई चढ़ा देता है तो बोलता है जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस हो गया, पैसा लाइए। नो यू टर्न का साइन हटा के रात में जो है सो वसूली चलती है। कोई बाहर का आदमी आता है, उसको पता नहीं है कि यहाँ रूल एंड रेगुलेशन क्या है। करना है तो पूरे बिहार में एक नियम लागू हो, न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में लोगों को बताया जाए। कब बताया आपने न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में? पुलिस वाले को पता नहीं है तो वो क्या बताएंगे हम लोगों को न्यू मोटर व्हीकल एक्ट क्या है? एक पुलिस वाले से पूछिए न्यू मोटर व्हीकल एक्ट कब आया था? 1 जुलाई 1989। न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के थ्रू अगर कोई पुलिस वाला या सरकारी कर्मी व्हीकल एक्ट को तोड़ता है, न्यू मोटर व्हीकल एक्ट को तोड़ता है, उसको डबल चालान है। पता है किसी को? नहीं पता है। तो लोगों को भी जागरूक करना होगा हम लोगों को। सबसे बड़ी बात है, लोग जागरूक हो जाएंगे, सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। लोग घूस देना बंद कर देंगे, उन लोगों के चेहरे से रंगत डाउन हो जाएगा। उन लोगों को पता है कि लोग घूस देंगे, लोग मैनेज करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि यहाँ लोगों के पास पैसा नहीं है ना बॉस। सही बात। 200 रुपया कमाने वाला 18,000 का चालान कैसे भर सकता? और लोग बोलता है, पुलिस वाला पकड़ लेगा, उसके बाद बोलेगा कि चालान भरिए। चालान पैसा नहीं है, क्या करेंगे? ह्यूमन राइट है न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि पैसा नहीं है तो आप उसको ई चालान दीजिए, वो जब होगा तब बढ़ेगा। आप गाड़ी जब्त नहीं कर सकते। ये लोग गाड़ी जब्त करने का धमकी देता है कि थाना चलो। अरे हम 200 रुपया पॉकेट में है, मेरा 2000 का चालान हो गया, हम कहाँ से भरेंगे, कहाँ से लाएंगे? नहीं है पैसा मेरे पास। तो इस केस में पुलिस वाला आपका गाड़ी जब्त नहीं कर सकता, आपको ई चालान देगा। आपको कोर्ट का चालान बोलिएगा, कोर्ट का चालान देगा, बोलिए हम कोर्ट में जाके लड़ेंगे चालान के खिलाफ। ये सब किसी को पता नहीं है, इसके ऊपर भी मैं जागरूकता फैलाने की कोशिश करूँगा। और बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स हैं, जिसको मैं कोशिश करूँगा कि लूप होल को ढूंढ के सरकार तक अपनी बात पहुँचाऊँ, ट्रैफिक एसपी पटना तक अपनी बात पहुँचाऊँ। उन तक अगर बात पहुँच ही गई है, ऐसा तो नहीं है कि वो विदेश रहते हैं, उन तक ये बात पहुँची है, उन्होंने कार्रवाई नहीं किया अभी तक। इस बात से मैं दुखी हूँ
यूपीएससी पास करके ही आए हैं कि क्या? ये चीज़ें हैं। अब मैं गुहार लगा रहा हूँ, देखते हैं क्या हो सकता है। आज मैं रिटर्न में कंप्लेंट देता हूँ, अगर रिटर्न में कंप्लेंट पे एक्शन नहीं हुई तो फिर मैं कोर्ट जाने के लिए रेडी हूँ। मैं फाइल करूँगा केस इनके खिलाफ और इनको दिखाऊंगा भी कि भाई ये 14 दिन का टाइम होता है, एक्शन क्यों नहीं हुआ, जबकि मैंने स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजा है इन सब चीज़ों को। और आज एसपी ट्रैफिक से मुलाकात भी होगी। जाते हैं, सुनते हैं कि मिलने नहीं देता है। जैसे ही देखता है कि अच्छा ये हाईलाइटेड मैटर है, नहीं, उसको मना कर दो। सुनते हैं ये भी कि नहीं मिलेंगे तो फिर उसका भी रिकॉर्ड है ना कि गए और नहीं मिले। तो कोशिश करते हैं मिलने का, नहीं हुआ तो फिर से वापस से हम लोग प्रोटेस्ट पे बैठने वाले हैं। लोग जागरूक हो जाएगा। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि ना, जो ह्यूमन राइट्स हैं, आपके क्या राइट्स हैं, आपको कीड़ा मकोड़ा समझा जा रहा है क्या? आपको कीड़ा मकोड़ा समझा जा रहा है, इसीलिए आप जो इतने दबे से है महसूस कर रहे हैं। नहीं, आदमी से पुलिस है, पुलिस से आदमी नहीं है। हमारी सेवा के लिए है वो लोग। आर्मी जहाँ खड़ा रहे, मैं नॉर्मल जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक आर्मी वाला खड़ा रहे आपके पास और एक पुलिस वाला खड़ा रहा और बहुत ज़्यादा आपको असहज महसूस हो कि यहाँ आतंकवादी हमला होने वाला है, आप खुद दिल पे हाथ रख के बताइए आप किधर हाथ पकड़िएगा? आर्मी वाले को पकड़िएगा। कारण है कि अपना जान दे देगा, आपको कुछ नहीं होने देगा। और ये लोग आपको धक्का दे देगा भीड़ में। इन लोगों से चोर, मर्डर, रेप ये रोका नहीं जा रहा है। ये लोग चालान करने, लोगों को परेशान करने के लिए आया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ मनी एक्सट्रैक्शन चल रहा है। इन लोगों को साफ सीधा बात ट्रेनिंग देके उतारा जाए। ये लोग चोर, चुहार, पॉकेट मार, नाला में गोंद के आदमी को पकड़ता था, वो लोग को उतार दिया है ट्रैफिक पुलिस में। ये लोग गुंडाई कर रहा है यहाँ, और गुंडाई नहीं चलने देंगे ना। उनको नागरिक उनको जागरूक नागरिक से पाला कहाँ पड़ा है? जागरूक नागरिक से पाला पड़ेगा तब तो उसको पता चलेगा कि क्या हुआ। आज 15-20 दिन 21 दिन होने वाला है जिस दिन से मेरी पिटाई हुई है, वहाँ पे चेक पोस्ट नहीं है, चेक पोस्ट हटा दिया गया। क्यों हटा दिए? इतना ही था तो क्यों हटा दिए? चेक पोस्ट कहाँ गायब हो गया? वो 4 पुलिस अफसर कहाँ गायब? कहीं नहीं दिखता, कहीं नहीं, क्योंकि उसका वीडियो इतना वायरल हो गया है कि लोग उसको देखेंगे तो जरूर पूछेंगे कि भाई आपने गलत क्यों किया। आपका तो ये धरना होगा, धरना नहीं प्रोटेस्ट होगा, साइलेंट प्रोटेस्ट। एज वेल एज सारे बाइकर्स पहुंचेंगे, हेलमेट में पहुंचेंगे, जैकेट में पहुंचेंगे, शूज़ में पहुंचेंगे, ग्लव्स में पहुंचेंगे, अपनी बाइक के साथ पहुंचेंगे। जो लोग भी सड़क सुरक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं वो सब पहुंचेंगे। युवा पहुंचेंगे, लड़कियां पहुंचेंगी, जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो सब पहुंचेंगे जिनके साथ ये घटनाएं हुई हैं। लाखों लोग हैं जो इस चीज़ से पीड़ित थे। मैंने आवाज़ उठाया, ये कनेक्ट कर गया लोगों के साथ। वो सब पहुंचेंगे धरने में, प्रोटेस्ट होगा। हम लोग रोड सेफ्टी को प्रमोट करेंगे और इन पुलिस ऑफिसर्स जो पूरे पटना ट्रैफिक पुलिस का इज्जत उतार के रख दिया है, उन लोगों के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे। वो चारों आदमी को बचाने के लिए पटना ट्रैफिक पुलिस इतना ज़्यादा लग गया। चारों आदमी क्या किया है, क्या क्रांतिकारी चीज़ किया? पहले का रिकॉर्ड निकाला जाए उनका। अरे मैं रेगुलर ऑफेंडर रहता तब तो तुम मार सकते, चलो मारने का तो अधिकार है ही नहीं। ये मेरे ज़िंदगी का पहला चालान था। 1 लाख किलोमीटर मैंने अपने बाइक पे किया। पूरे देश के अलग अलग प्रांतों में जाके वीडियो बनाया, बिहार टूरिज़्म को प्रमोट किया। यहाँ से मोकामा तक जाके हेलमेट बांटा, पर्ची बांटा, नुक्कड़ नाटक करवाया, लोगों को बताया कि हेलमेट का क्या अहमियत है। 95% मौत जो हो रही है लोगों की, वो सिर्फ और सिर्फ सिर में चोट लगने की वजह से हो रही है। हेलमेट एक वरदान, उसको पहनिए। उसको घर से निकलते वक्त बाइक में गियर लगे उससे पहले हेलमेट पहन लीजिए। वो आपकी ज़िंदगी को, बहुत अनमोल ज़िंदगी, आप करंट के तार पे दौड़ रहे हैं, थोड़ा सा सटा, ख़त्म कहानी। हेलमेट इतना ही बड़ी चीज़ है। कोरोना से बड़ी बीमारी हेलमेट जो है सो ये है, सड़क दुर्घटना है। हर साल लाखों लोग मर रहे हैं। आज से मर रहा है, 50 साल से मर रहा है। कोरोना तो अभी आया, उसका रिकॉर्ड निकाला जाए कोरोना में कितना मरा है, दुगुना होगा कम से कम। पूरे वर्ल्ड में जितनी गाड़ियां हैं उसका 1% गाड़ी अपने इंडिया में है, सिर्फ 1%। 99% गाड़ी बाहर है। तब इतना गाड़ी है पूरे भारत में। सब 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, 16 पहिया, 56 पहिया जो लगा ली, सब इंडिया में 1% है, सब मिला के पूरे विश्व का।
और पूरे विश्व का जितना एक्सीडेंट होता है उसका 11% अपने बिहार में पूरे इंडिया में होता है। ये कैसा आंकड़ा है? ये तो बहुत आश्चर्यजनक। तो सरकार ही नहीं, बिहार सरकार ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट को इस पर कुछ करना चाहिए। ये बहुत बड़ा इशू है। और सड़क दुर्घटना में आए दिन देखते हैं लोग मर रहे हैं, नया नया नौजवान मर रहा है। हेलमेट पहनाना रहता ना आपको, तो हेलमेट पहनाने के लिए बहुत उपाय दे देते हैं। आप देख लीजिए, वीडियो को पहुंचा दीजिए जहां तक पहुंचाना है। हेलमेट, कोरोना बीमारी निकला, लोग मिथिला पेंटिंग का मास्क पहनना शुरू किया। हेलमेट में डालिए मिथिला पेंटिंग, हेलमेट में डालिए पबजी, हेलमेट में डालिए पोकेमोन, डोरेमोन, बच्चा लोगों को पसंद आएगा। मैं 70,000 रुपया, 60,000, 70,000 का हेलमेट पहनता हूँ। क्यों पता है? सिर्फ और सिर्फ उसको सुंदरता के रूप में प्रेजेंट करने के लिए एक अच्छा हेलमेट, विदेशी हेलमेट पहनता हूँ, ताकि लोग उसको देखें और गहने के रूप में स्वरूप लें उसको। एक युवा उसको गहने के रूप में पहने कि अच्छा हेलमेट। मेरे मोहल्ले में मुझे लोग गाली देते होंगे पहले कि हेलमेट पहन के बाहर दिन घूमते रहते। आज के डेट में वो मेरा वीडियो भी देखते हैं, मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो लोग भी हेलमेट पहनना शुरू कर चुके हैं। हेलमेट एक आपके लिए वरदान है, उसको पहनिए। सिर में चोट लग जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा, आपका हाथ पैर जुड़ जाएगा, लेकिन सिर आपका अगर फूट गया या सिर में चोट आ गई तो वो नहीं दोबारा जुड़ सकता, मौत हो जाएगी और ज़िंदगी लीला ही समाप्त हो गई। तो आप क्या दुनिया देखें? आपके माँ, आपके पिताजी आपके घर पे वेट करते हैं आपका। पुलिस वालों से भी मैं कहना चाहूँगा कि सर, आपके बच्चे होंगे, हमारे जैसे नौजवान होंगे, कुछ कर रहे होंगे, उनको ये खबर चली कि आपके पिताजी अब नहीं रहे, सड़क दुर्घटना में मर गए, तो आपके ऊपर क्या बीतेगा? तो आप अपने पिताजी को हेलमेट पहना के ज़रूर भेजिए, चाहे वो वर्दी पहने या चाहे वो कॉर्पोरेट में काम करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, हेलमेट पहना के भेजिए। कितने का हेलमेट आता है? 1000 रुपये का हेलमेट आता है, 4 साल 5 साल आदमी पहनता है। तो ये सब चीज़ें बदलनी चाहिए। पुलिस वाले जो खुद सिक्योर नहीं है, हमें सिक्योर कैसे करें? तो उनको भी हेलमेट पहनाइए, उनको भी बताइए कि आपको भी हेलमेट पहनना है। सर नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं जोश भारत। मेरा नाम है प्रियेश। आज हमारे साथ एक ऐसे युवा है जो हरिवंश राय बच्चन जी का जो कविता है कि मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं होती है, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती है, उनको सार्थक करते हुए जितेंद्र जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा। जितेंद्र दिव्यांग के हौसले भी। हरिवंश राय जी की जो कथा थी ना, ये सिर्फ किताबों में लिखा हुआ था, कोई करने वाला नहीं था। जब तक जिद नहीं होगा, उम्मीद से जितेंद्र जीता है, जिद से, उम्मीद से नहीं जीता है। जब जिद है तो आप कुछ भी कर पाएंगे, अगर जिद नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आज के युवा में लगातार समस्या देखने को मिलता है कि आप अगर कोई युवा से मिले तो वो कहेगा कि हम ये काम नहीं कर सकते, हमारे नसीब में नहीं है, हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसा कि बहुत सारे ऐसा युवा है जो अपने मेहनत के बल पे वो चीज़ करके दिखाए हैं, जो बहुत सारे युवाओं के लिए आज भी सपना है। आप लगातार मेहनत किए, आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे युवा अच्छे संपन्न होने के बावजूद अपनी मार्ग में सफल नहीं हो पाते। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जिस किस्मत की आप बात कर रहे हैं ना, लोग कहते हैं कि हाथों की लकीरों में सब कुछ लिखा होता है। आज जिसका दोनों हाथे कट गए, जिसका तो उसका तो पूरा किस्मत ही कट गया। किस्मत में कहीं कुछ नहीं लिखा होता है, बनाना पड़ता है। जितेंद्र बनाया है, अब हाथ कट गया तो अब कोई आके कोई देखे कि भैया लकीर तो नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि जो किस्मत पे हम छोड़ देते हैं, ये हमारी कहीं ना कहीं बुद्धजिली है कि बुद्धजिल बन के हम नहीं जीना चाहते हैं। अगर जीना है तो शेर बन के जिए ना। सही बात। देखिए, मरना बहुत आसान है, मरना 2 मिनट का काम है। अभी मैं फांसी लगा लूँगा, मर जाऊँगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आप जी कर दिखाइए। सबसे बड़ा महान वो है जो किसी परिस्थिति में, ये हाथ कट गया तो क्या हो गया, मेरा क्या बिगड़ गया? हाँ ठीक है, हाथ कट गया, सब कुछ कट गया, मैं समझता हूँ, लेकिन भगवान का मैं फिर भी शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ तो सही रखा है ना दिमाग। अगर आज दिमाग सही ना होता, आप देखे होंगे अच्छे लोग को देखे होंगे, जब दिमाग काम नहीं करता तो उसको पता नहीं है कि ये लिबाज है या फिर ऐसे है, मतलब तरह तरह का। तो भगवान से का मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि भगवान ने मेरा दिमाग अच्छा रखा, और दिमाग से ही सब कुछ होता है। आज हमारे बीच में है तो दिमाग से आप बात कर रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी कि हाथ पैर चला रहे हैं कि लाओ कोड़ दें साला जितेंद्र निकल जाए,
ऐसा तो है नहीं, लाठी से मारे बोलने लगे, लाठी नहीं है यूज कर रहे हैं, दिमाग यूज कर रहे हैं। तो ये बुद्धजली है। अब मैं उनसे भी कहूँगा जो कहते हैं कि मतलब ये चीज़ नहीं होता है, कहीं कुछ नहीं है। अगर ठान लीजिए, मैं तो कहता हूँ कुछ भी नहीं है मुश्किल, अगर ठान लीजिए, बस एक बार जितेंद्र का कहा मान लीजिए, उसके बाद देखिए 4 चांद दिन में वाला नहीं, रात में वाला नहीं, दिन में दिखने लगेंगे। अरे बाप रे बाप, सूर्य भी फीका हो जाएगा, कहेगा कि अब हट जा। कभी कभी दिखता है ना, दिन में भी चांद दिखता है, तो चांद सूर्य को भी मात दे देता है, तभी दिखता है, नहीं तो नहीं दिखता। तो अब सोच लीजिए, उसकी रोशनी कम होती है, फिर भी वो सूर्य के सामने भी अपने आप को दिखाने का प्रयास करता है। तो ऐसे लोग बुद्धिल हैं कि जो कहते हैं कि मैं मुझसे ये नहीं होगा। इस धरती पे जितनी समस्या है उतना ही समाधान है। बट क्या है, यहाँ पे तुरंत मोबाइल है, गूगल में सर्च करने लगे, सर्च करते 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 गूगल में सर्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिमाग में आप नहीं सर्च करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कि यहाँ पे आपका जो है एनर्जी लॉस होगा और आपको पता भी नहीं होगा। गूगल में कौन सा एनर्जी, वहाँ तो डाटा ख़त्म हो रहा है। तो आप अपना डाटा यूज करिए ना, क्यों मोबाइल के भरोसे बैठे हैं। तो ये चीज़ें हैं सर, ऐसा होता है। और कोई बात, जैसे कि बहुत बार देखा जाता है कि युवाओं में पैसेंस की क्षमता काफ़ी कम हो जाता है। देखिएगा कि बहुत सारे युवा चाहते हैं कोई भी चीज़ जल्दी हो जाए, नहीं हो पाता है तो वो दूसरा एक्शन ले लेते हैं या कोई गलत काम करने के लिए चले। जैसे कभी कभी लगता होगा, आपको भी शायद कभी लगा होगा कि ये काम हमसे नहीं हो रहा है, इसको छोड़ छाड़ के कुछ अलग करते हैं, या मतलब ऐसे स्थिति में कभी कभी गलत निर्णय ले लिया जाता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहें? नहीं, सच्चाई है, डिमोटिवेट मैं भी होता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भगवान नहीं हूँ ना पत्थर हूँ कि मैं मतलब ये चीज़ है। लेकिन उस परिस्थिति में जब लोग कहते हैं ना कि यार अब हमसे नहीं हो पाएगा, कभी कभी आप देखे होंगे कि जब कोई खेल होता है ना, तब ये लगता है ना कि यार अब ये हार जाएगा, अब ये हार जाएगा। और हो सकता है कि आखिरी गेंद क्या होता है, मुझे जिता देता है। अक्सर आप देखे होंगे कि जब भी हमारी ज़िंदगी का वही है, ज़िंदगी का फॉर्मूला सीधा सा वही है कि जब हम हारने की कगार पे होते हैं, एक और प्रयास नहीं करते हैं, इसीलिए हार जाते हैं। अगर एक और प्रयास कर देते तो निश्चित हम जीत जाते हैं। अब पब्लिक, जिस पब्लिक की आप बात कर रहे हैं, पब्लिक तो हमेशा कहती है, कुछ ना कुछ कहती रहती है, आपको हमेशा पैर खींचती रहेगी। अगर जिस दिन हाथ खींचना चालू कर दे तो आप बहुत आगे जाएंगे। लेकिन अब किसी दूसरे की बात, लोग कहते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे। किस 4 लोग की आप बात कर रहे हैं? ये 4 समाज, अच्छा ये बताइए, जब उम्र हमारी 70 वर्ष की हो जाती है, हम ऐसे चरपाई पे आ जाते हैं तो ऐसे देखते हैं और कहते हैं कि यार आज समझ में आ रहा है कि 4 लोग को किसी के बाद टाइम नहीं था कि मेरे बारे में सोचे। उस वक्त उसको समझ में आता है जब टाइम गुजर जाता है। 70 वर्ष के बाद कुछ नहीं कर पाएगा, उस वक्त उसको समझ में। तो मैं ये कहता हूँ कि क्या होता है कि आप दूसरे की बात ना सुने, आप अपने मन की देखिए, मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है, या तो मेरा मन जानता है, आत्मा जानती है, या फिर अंतरात्मा, 2 ही चीज़ आप नहीं जानते हैं कि मेरी अंदर कैपेसिटी क्या है। ये चीज़ मैं जानता हूँ, आपके अंदर कैपेसिटी क्या है ये आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। आज सामने जो बोल रहा हूँ वो जानते हैं आपकी नहीं सच्चाई है, जितेंद्र क्या करना चाहता है। तो ये चीज़ है, किसी को मैं ये नहीं कहता, आप एक बार और छलांग लगाइए, लगाने की ज़रूरत है। हर एक देखिए, जितनी इस धरती पे समस्या है उतना समाधान है, तो निश्चित एक ना एक दिन हल निकलेगा जी। जैसे कहा जाता है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन आप देखिएगा हमारे समाज में लगातार कोई भी चीज़ होता है तो जीतने वाले की अपेक्षा जो हार जाते हैं उसको गलत नज़र से देखा जाता है। जबकि हम अपने समाज में किसी भी हार को आकलन क्यों नहीं कर पाते हैं? कोई भी चीज़ में अगर कोई जीत सकता है तो कोई हार भी तो सकता है। इस पर क्या विचार है? नहीं, हार कब होती है? हार तो उस वक्त होती है जब हम गिर के उठे ना, उसको हार हम कहते हैं। जब हम गिर के उठ गए तो हम हारे नहीं हैं। वही चीज़ हम कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग आकलन क्यों नहीं कर पाते कि हम अगर कोई चीज़ में अगर दांव लगा रहे हैं, कोई चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हारेंगे तो मेहनत लगातार करेंगे तो जीतेंगे भी तो आगे। एक चीज़ और बता दूं मैं आपकी, ये मन की तीव्रता है। मन आपका एकाग्रित नहीं होता है, जिसकी बात आप कर रहे हैं, मन एकाग्रित नहीं क्यों नहीं होता है कि आपका मन है कि यार लग रहा है कि अब माइक में पकड़ा हूँ ना, यार लग रहा है कि अब कल इससे पैसा नहीं आएगा, इस माइक को छोड़ देना चाहिए, अब चलते हैं फावड़ा उठाएंगे। दिमाग तो गया फावड़ा पे, अब इस लग गया कि अब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, अब काम नहीं हो पाएगा,
तो आप दिमाग लगाएंगे कि कल साला 500 का मजदूरी करेंगे, 500 तो आ जाएगा, कि ये 50,000 देगा, आज नहीं देगा। लेकिन यहाँ क्या है, जैसे खास तौर से मैं बता दूं उत्तर प्रदेश की, एक लड़का जाता है ना एडमिशन करने के लिए, तो किसी प्राइवेट स्कूल में गया ना, तो जाएगा पूरा धाक जमा के, उसके बाद कहेगा कि सर जी एडमिशन तो हो गया, मेरा रिजल्टवा सही आएगा ना, ऐसे कहता है जैसे क्या होता कि उस पर एहसान कर दिया हो। ऐसे कह के आता है कि मेरा रिजल्टवा सही आएगा ना, तो कहे ठीक है बेटा मेरी एडमिशन तक कराए। अब ये नहीं पता है कि एडमिशन कराया, पढ़ूंगा लिखूंगा, एग्ज़ाम छमाही सालाना दूंगा तभी तो ये रिजल्ट सही आएगा ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं कमियां हो जाती है। हमें क्या है कि तुरंत पाने की चाह हो जाती है। आप रुक कर देखिए ना, जिस 500 के लिए आप परेशान हैं, 500 के लिए दिन भर मेहनत करेंगे। अब 50,000 अगर एक महीने में मिल जाए तो 500 से ज़्यादा है, 50,000 की 500 है, 500 से भी 15,000 होगा एक महीने का, एक महीने में ये 50,000 आपको देगा। लेकिन हाँ, आप क्या करते हैं कि उसमें खून पसीना और टाइम सब अपना, मतलब उत्तेजना, जितना शरीर का उत्तेजना आप दिखा देते हैं, उसमें अगर इसमें उत्तेजना दिखा देंगे जिस दिन, जैसे होता है ना कि सपना देखना, सपना मत देखिए। जिस दिन आपका कार्य, जो भी आप कार्य, मैं ये नहीं कहता कि आप बाइट करते हैं या फिर न्यूज चलाते हैं या फिर जैसे जो आप कार्य कर रहे हैं वो कार्य आपके सपने में आने लगा, दूसरा नहीं कि ना कि लौंडिया का देखने लगे, अरे बाप रे बाप आ रही है, मेरे नज़र में तो माधुरी दीक्षित आ रही है, ओ हो, तब तो गए आप। माधुरी दीक्षित इसको बनाइए आप, जो आपका कार्य, मैं ये नहीं कहता कि यही जो कार्य है उसको समझिए। आज जिस दिन वो आपके सपने में आने लगा, आप समझ लीजिए कि सफल हो गए। ये मैं कहता हूँ, मेरे साथ हुआ है। अब मेरा कार्य ही मेरे सपने में आता है, ना कि कोई ऐश्वर्या राय आती है, ना ही कोई माधुरी दीक्षित आती है। ठीक है, माधुरी दीक्षित कल आएगी, लेकिन आप सफल होंगे तो, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, सबकी ज़िंदगी में आती है, लेकिन सफल बनिए पहले। ऐसे मत कहे कि माधुरी दीक्षित आ जाएगी। और क्या कहना? तो सर अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे, आप अपने चैनल के माध्यम से भविष्य में युवाओं के लिए क्या क्या करने वाले हैं, और जो हमारे आपके दर्शक भी हैं और हमारे भी दर्शक देख रहे हैं वो जानना। जोश एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से बताऊं, मैंने नाम तो रख दिया जोश एक्सप्रेस। अब आने वाले समय में तूफान बन के चलेगा, मैं आपको बता दूं। दूसरी चीज़, युवाओं के लिए और एक मोटिवेशनल मेरा जो होगा, युवाओं के लिए ख़ास तौर से जो कहता है कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, जैसे बहुत सारा मोटिवेशनल, मैं ये कहता कि जितेंद्र ही एक मोटिवेशनल वीडियो बनाता है, बहुत सारा मोटिवेशनल वीडियो आप देखते होंगे, बट क्या है कि कोई थ्योरी कराता है, कोई प्रैक्टिकल कराता है। तो जितने मोटिवेशनल आप वीडियो देखते होंगे, थ्योरी देखते होंगे, फलाना ने ऐसा किया, चिन्हा ने लिए क्या, लेकिन जितेंद्र खुद किया है, खुद प्रैक्टिकल। क्या मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ जो मेरे साथ गुजरा हुआ है। ठीक है सर, तो मैं आने वाली पीढ़ी को यही बताना चाहूँ कि हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है, लड़ना है। जैसे लोग कहते हैं ना कि यार अब मैं क्या करूँगा मेरी ज़िंदगी में, मैं तो कहता हूँ चैलेंज ही चेंज करती है। जैसे लोगों ने कह दिया जितेंद्र तुम ज़िंदगी में लिख नहीं पाओगे, जितेंद्र ने लिख कर ग्रेजुएशन टॉप किया। जब जब लोगों ने मुझे चैलेंज किया तब तब अपने आप को चेंज किया। आप ये मत सोचिए कि मेरी तौहीन हो रही है, मेरी बुराई हो रही है। जिस दिन आपकी बुराई होगी तो समझ लीजिए कि आप चढ़ाई कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि यार मेरी अगला बुराई कर रहा है। देखें, आप माइक लेके कहीं खड़े हैं, 4 लोग देख रहे हैं, उनकी औकात उतना ही है। देखें, वो अक्सर आप देखें हैं कि जो छक्का मारता है ना, वो कभी शोर नहीं मचाता है, कि मचाता है, पब्लिक ही शोर मचाती है। जितेंद्र को छक्का मारना है, मारेगा छक्का, पब्लिक शोर मचाए, सफलता वही है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक को देखकर अरे यार शोर करने लगी, बैठ लेके मैं पाछे हो जाऊंगा, नहीं हटूंगा, और चाप के मैं को उठा के मुंह में डाल दूंगा, चल बोल। तो जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। ऐसा नहीं है, इस धरती पे कुछ भी नामुमकिन नहीं है सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, और आने वाले भविष्य और बच्चों चाहे जो भी देख रहा होगा, मैं उसको बताऊंगा। जोश एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल मैं जब खोला तो मुझे भी नहीं पता था। कई लोग जिधर जाते थे, जिसको मैं कल बोलता था कि भैया मैं आपका थोड़ा सा वीडियो करना चाहता हूँ, तो कहते हैं फालतू करते हो, क्या करते हो यार, ये सब फालतूगिरी। लेकिन वही आज फ़ोन करके कहता है कि भैया एक बार वीडियो हमारा भी कर लेंगे।
तो ये होता है समय, आप ऐसा कुछ करिए कि आपको वो खोजे। आप क्यों खोजेंगे? मैं कहता हूँ कि मैं किसी का एग्जाम्पल क्यों दूँ, मैं सेल्फी नहीं करूँगा आपके साथ। आप कुछ ऐसा करिए कि सेल्फी आपके साथ लोग करें, मैं क्यों करूँ भाई? अब मैं ये नहीं कहता कि मैं जाऊंगा अमिताभ बच्चन के साथ, उनके इनके साथ, नेता प्रेता के साथ मैं सेल्फी करना भी नहीं चाहता, ना अभिनेता के साथ। आपके साथ कहिए मैं सेल्फी करूंगा, क्योंकि आपके मनोबल को हमको बढ़ाना है, क्योंकि आप कार्य को प्रगति दे रहे हैं, एक राह दे रहे हैं और हकीकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप कहिए मैं आपके साथ सेल्फी करूंगा। अब कोई आके कह देगा, यहाँ का नीतीश कुमार भी आके कहेंगे कि जितेंद्र सेल्फी करिए, तो नहीं करूंगा। मैं क्यों करूंगा? इनकी औकात उतनी ही है, आप हैं। इस हकीकत देखा जाए तो इस आईना के असली हकदार आप हैं। उसको तो फ्लॉस मार देगा तुरंत, नेता आ जाएगा ना तो फ्लॉस मार के व्हाइट चीज को ना दिखाने लगेगा, उसके कभी भगवा दिखाने लगेगा तो कभी का हरियर का दिखाने लगेगा। कि भगवा दिखाएंगे तो अब समझ में आएगा कि ये बीजेपी का है। तो भगवा क्यों दिखाएंगे भैया? हम व्हाइट पहने हैं, मैं चाहूँगा कि व्हाइट ही हो। तो यही सब चीज़ें हैं सर, क्या कहा जाए, यही सब तमाम है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि किसी के बातों में आप लोग ना आइए और झांसा में ना आइए। जो आपको करना है, मंजिल आपको पानी है, दूसरा नहीं होगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप करेंगे। कोई लोग कहता है ना कि यार कोई बताता नहीं है, कोई कुछ करता नहीं है। बताने वाले सिर्फ बता, करना तो मुझे है। जब तक मैं नहीं करूँगा आप कितना बताएंगे? नहीं हो पाएगा। तो आप किसी के बात में ना आइए, आपको करना क्या है उस लक्ष्य पे जाइए, निश्चित सफलता मिलता है। मैं दावा करता हूँ, लाइए मैं लिख के एक स्टैम्प पेपर पे दे दूँ, सफलता मिलेगी जी। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं जोश भारत और आज हम आए हुए हैं पटना के सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल हार्ट हॉस्पिटल। जी हाँ, तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है जोश भारत में और हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। नमस्कार, मैं हार्ट हॉस्पिटल पत्रकार नगर कंकड़बाग पटना का मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक हूँ। हार्ट हॉस्पिटल की स्थापना नवंबर 1994, हम लोग 27 साल टर्शरी केयर कार्डियक हॉस्पिटल में पूरा कर चुके हैं। और 1994 में जो एक आउटडोर, इंडोर और कुछ इंडोर बेड्स के साथ शुरुआत हुई थी हार्ट हॉस्पिटल की, 2004 आते आते हमारे यहाँ कैथ लैब, बाईपास सर्जरी सब की सुविधा हो गई। और अभी तक हम लोगों ने इंडोर और आउटडोर में लगभग 4,30,000 पेशेंट्स का इलाज कर दिया है। पहले हम जानना चाहेंगे इस हॉस्पिटल बात करने का मतलब क्या उद्देश्य रहा आपका? हमारे फादर ले डॉक्टर ए के ठाकुर बिहार चैप्टर ऑफ कार्डियोलॉजी के फाउंडर, लीडिंग फाउंडर थे और IGIC के डायरेक्टर थे। वो उन्होंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके प्राइवेट सेक्टर में संभवतः सर्वप्रथम कार्डियक हॉस्पिटल का स्थापना हुआ। और बिहार की जो नीडी मासेस हैं उनको कार्डियक प्रॉब्लम जो कि बहुतायत में हो रहा है, फ्रॉम ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, डिस्लिपिडीमिया, सीडेंट्री एक्टिविटीज़, उनके कारण हार्ट का जो बीमारी हो रहा है उनका इलाज और उपचार करना, यही उद्देश्य था। और एक्सेलेंस इन कार्डियक केयर एट द रीजनेबल रेट हमारा मोटो रहा है। और यहाँ पर लगातार हार्ट से संबंधित पेशेंट भी आते होंगे। हम जानना चाहेंगे जो हार्ट से संबंधित पेशेंट है उनका इलाज पूर्णतः संभव है क्या? बिल्कुल पूर्णतः संभव है। और मेरी नज़र में हर एक आदमी को, हर एक यंग एडल्ट 30 साल के बाद या 35 साल के बाद साल में एक बार प्रिवेंटिव चेकअप करा लेना चाहिए किसी बढ़िया कार्डियोलॉजिस्ट से, जो कि हमारे यहाँ है और भी जगह है। लेकिन नहीं जांच कराएंगे तो आपका अर्ली ब्लड प्रेशर सिम्टम या डायबिटीज़ हो गया है या कुछ भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो पता नहीं चलेगा। और अर्ली एज में पता लगाने पर हो सकता है थोड़ा बहुत दवा खाना पड़े या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के द्वारा उसको दूर किया जा सके, या खान पान में परहेज और एक्सरसाइज करके उसको दूर किया जा सके। अर्ली एज में डिटेक्शन नहीं होने से यदि बीमारी का पता नहीं चलता है और 40, 45 या 50 साल में आप प्रिवेंटिव चेकअप कराते हैं तो जो लेटेंट ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ का या डिस्लिपिडीमिया या और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं तो वो सब अनडिटेक्टेड रहेगा, तो हो सकता है आपको लाइफ लॉन्ग दवा खानी पड़े।
सर हार्ट से संबंधित कुछ ऐसे लक्षण बताएं हमारे दर्शक को जिनसे वो पहचान सके कि मतलब इस बीमारी से वो ग्रसित है। हार्ट से रिलेटेड जो कॉमन लक्षण है, जो कॉमन सिम्टम्स है, जो कोई भी आदमी डिटेक्ट कर सकते हैं कि सबसे पहले कि आपको चलने फिरने में दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए आप 1 किलोमीटर आराम से टहल लेते हैं, उसके बाद कुछ रेस्ट लेते हैं, फिर टहलते हैं, तो वो आप देखते हैं कि किसी एज में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आधा किलोमीटर चलने पर ही दिक्कत हो रहा है, या घर में यदि सीढ़ी है तो वो चलने फिरने में एकाएक आपको बहुत पसीना छूट रहा है, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है। लेफ़्ट साइड ऑफ द चेस्ट में आपको रिसेंट पेन स्टार्ट हो गया है, या सेंट्रल पार्ट ऑफ द चेस्ट में आपको पेन स्टार्ट हो गया है, या एब्डोमेन, पेट और छाती के बीच में पेन स्टार्ट हो रहा है, या कभी कभी चक्कर आ रहा है, रात में 2-3 बार आपको टॉयलेट जाना पड़ रहा है, बहुत अधिक प्यास लगती है और बहुत अधिक खाने की इच्छा हो रही है। तो ये सब प्रॉब्लम जो है, ये सब कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ का प्रिकर्सर है, मतलब शुरुआती लक्षण है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और ये सब के भी लक्षण हो सकते हैं। तो समझ जाना चाहिए कि आपको साल में एक बार प्रिवेंटिव चेकअप करा लेना चाहिए। और आजकल के भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हम लोग खान पान पर उतना ध्यान नहीं देते हैं जो कि देना चाहिए। यंग एज, ग्रोइंग एज होता है, उसमें आप कुछ भी खा लिए तो वो आपके बॉडी के ग्रोथ में आप उसको पचा जाते हैं, कुछ एबनॉर्मलिटी क्रिएट नहीं करता है। लेकिन एक उम्र के बाद, हमारे यहाँ तो 30-35 साल में एंजियोप्लास्टी, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के मरीज आ रहे हैं, तो एक उम्र के बाद अपने हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और प्रिवेंटिव चेकअप में हार्ट डॉक्टर से दिखाना चाहिए, गुड कार्डियोलॉजिस्ट से। और एक्सरसाइज, व्यायाम को कभी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, चाहे आप सवेरे में टहलते हों या शाम में टहलते हों, या घर में योगा करते हों या एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं। और ये सब चीज़ है जो खान पान के में परहेज के अलावा एक्सरसाइज करते रहने से आपको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ नहीं होंगे या मिनिमल होंगे। और एक उम्र के बाद प्रिवेंटिव चेकअप तो मस्ट है। तो आज हमारे साथ है मगधी वाई के टीम और युगल किशोर जी, विश्वजीत जी हैं, उनसे जानेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि मगधी वाई जो टीम है उसका क्या उद्देश्य है? मगही के आगे बढ़ावा, यही उद्देश्य है। हमने आपको कहाँ से प्रेरणा मिलती है जो मगधी भाषा में बनाते हैं? मतलब पूरा बिहार के पूरा भारत में आप लोग का फेम है। मगध में इतना इतिहास ही की वजह से खाली प्रेरणा मिला है, दूसरा कुछ मिलवे न करे। बसंते सही से अगर इतिहास पढ़ले होता था क्या अशोक के नाम लेला, चंद्रगुप्त के नाम लेला, चाणक्य के नाम लेला, नालंदा विश्वविद्यालय के नाम लेला, गौतम बुद्ध के नाम लेला, कितना की नहीं है। सबसे इतिहास जब उकट दे बनाते पता चल कि 99% तो खाली मगध आते। हम चाहेंगे कि आपसे कुछ ऐसा संगीत सुनाए मगधी भाषा का जो आपके काफी सारे अभी तो मगही गीत पर हमने बहुत रिसर्च करी थी। बाकी एगो विनय जी हथिन काको के बड़ा अच्छा मगही में गावा हथिन, हारमोनियम लेके उनका बोला इनका दे कि मगही बोला, मगही गावा, मगही लिखा, मगही बोला, मगही गावा, मगही लिखा, मगही के भाषा के बढ़ावा और आगे बढ़ा, मगही के भाषा के बढ़ावा और आगे बढ़ा। ऐसे ऐसे ढेर कलाकार हथिन जो बड़ा अच्छा अच्छा मगही में गीत लिखलथिन है, संगीत लिखलथिन है, बनलथिन है। हमने के यही प्रयास है कि सब आगे धीरे धीरे सबके जनता से रिक्वेस्ट करे कि सबके प्यार देथिन। काहे कि ऐसा अक्सर देखा है कि कोई कलाकार के जब हमने शेयर करे है तो उन्हीं के न शेयर कराते न व्यूज देते, खाली हमनी दोनों से ना होते, सबके देना समझ रहा हूँ ना। सबसे बड़ा चाहिए आजकल ऑडियंस के कि मजा ना है, बहुत चीज में सब चीज मजा लगी ना हुआ, कुछ चीज बढ़िया काम लगी होगा है। खैर प्रयास करबे कि तोहनी के मजा भी भरपूर करेंगे। बिहार में अलग अलग भाषा है, लेकिन लाइक भोजपुरी है, मैथिली है, अंगिका, वंशिका, मगही भी है। आप मगही पे काम करें, अलग भाषाओं के जो कलाकार उसके लिए आप क्या करें? कोलैबोरेशन करती हमारा जो आके कोलैबोरेट करबे, भाषा को सपोर्ट कर रहे अरे से ना बात कर मगही का खाली मगही लेकिन गुणगान मान लो एगो फिल्म बनावा ही, ओकरा में जो है फाइट के सीन आरा में
तारा वाला आदमी या जो मगही बोलते हैं, मगही तो थोड़े भोजपुरी बोलते हैं, ना भोजपुरी बोलते हैं। अब चल जेबे हम बेगूसराय हाँ। चाहे मान लो भागलपुर, तो भागलपुर के आदमी तो हम क्या बोलते हैं, वो तो मगही ना बोलते हैं। तोरा ही चल गई तो दरभंगा चाहे तो मैथिली बोलबे सहरसा में चल जा मैथिली है। हाँ की हाल कतऽ चाचा जाइ छियै, कतऽ जाइ छियै, अबे आ जाओ। हाँ गजब कर रहा हूँ महाराज। लोगों को जो आज देखते हैं कि अपनी मातृभाषा को भूल कर लोग देखेंगे थोड़ा भी पढ़ लिख इंग्लिश बोलते हैं, बहुत कम लोग हिंदी बोलते हैं। उनको मातृभाषा के लिए मतलब कितना मतलब जागरूक रहना चाहिए, लोगों को जागरूक करना एकदम रहेगा चाहिए, जड़ उतना ही जागृत रहना चाहिए जितना दिन भर में खाना के लिए आप देखो आस लगे रहते हैं। आदमी जीवन में काम दो चीज ला कर रहा है, एगो होगा है पेट ला, दूसरा होगा है नाम इज्जत पहचान ला। हाँ तब तू खाना तो खा रहा है, लेकिन अगर तेरा पहचान न रहतो तो कहा जीवा मर जा रहा था बढ़िया। तब ये अपना जो भाषा हुआ है, अपन जो संस्कृति हुआ है, अपना पहचान हुआ है, हम कौची ही हम मगहिया है, हम हिंदुस्तानी, हम बिहारी, हमारा पहचान है। अगर हमरा छोड़ देवे खाली इंग्लिश बोलवे करना, हम रहे इंग्लैंड के, इंग्लैंड वाला कहते कि तुम कहाँ से इंग्लैंडियन कैसे हो गया, तुम तो इंडियन है। इंडियन वाला कहते कि ये तो अंग्रेजी बोला हो हमरो ना। ऐसा हूँ इंसान के अपन औकात ना भूलने के चाहिए कि कहाँ से वो बढ़लक है, कहाँ से सीखलक है, कहाँ से आगे बढ़ ना तो हो जाए धोबी के कुत्ता ना घर के ना सबसे हम चाहेंगे 2 लाइन और अपने हमारे श्रोताओं का बताएं मगधी भाषा में, अपनी भाषा में कौची बताइए कुछ डायलॉग जो आपको बहुत सारा डायलॉग फेमस है। कौची तरह हो जी करबो को जी बस ऐसी बैठा लियो देख रही हो, कहीं आम पकतो कहीं टिकोला बनतो, ये तो फूले लगलो है। आमो खाए के ढेर मन कर, लेकिन चटनिया जो रहा लो छिलकोइया खरोच के खाए में बड़ा मजा अरे आया। ठीक है सब होते, पहले ढेला का जुगाड़ कर झाड़े न पड़ते अपन, फिर थोड़े दूसरा किसे मारबो कर तो चला जैसे मारता है, भाग जी मेरा प्रोफाइल धैर्य के बात है। हाँ ये सब मजा है बचपन के गाँव के, बाबा के दादी के आम के पेड़ से ढेला मार के झाड़ के चुन के भागना, एगो टास्क है बचपन के मजा, ये सब गाँव में है। शहर में तू कन्ने ढेला मारू, दूसरा के घर में गिर जी शहर में तो खाली गमला में पेड़ दिखते तोरा, सट्टा पर के पेड़ दिखा हो इतना वो पेड़ होकर में एगो आम लटकल लो। तो ओकरा में तू चढ़ावा कैसे, पेड़ पर चढ़ के आम तोड़े के मजा तबे नहीं तो जब वो पेड़ रहतो, पौधे में आम लगल होता हाथ बढ़ा के तोड़ लेला काम हो जाओ। तो ये सब चीज है गाँव में, यही से जड़ से जुड़ल रहा। बैठ तू भिले जाहू, पेड़ लगाहू, वृक्षारोपण करहू, बिज्जू पेड़ लगाहू, अपना लगे खाली न सोचू कि हम साटा लगा दिली है तो 1 साल बाद हमू आम खेबे। बिज्जू लगाहू, बड़ा पेड़ बनते, आगे वाला जनरेशन होकर नीचे बैठ के सूत भी सके। ये सब बात चूंकि हमारा शो का नाम है हमारा देश हमारी जिम्मेदारी, देश के प्रति आप खुद को कितना जिम्मेदार मानते हैं? मगही वर्ल्ड टीम के काफी प्रसिद्ध है, बहुत जिम्मेदारी है, धीरे धीरे मिलते जीते और नहीं भाई। जितना हम अपना प्रति जिम्मेदार है उतना देश के प्रति जिम्मेदार है। यही देश है, ऊपर से नीचे तक। हम सही रहे तो देश सही रहे, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। ये सब धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे।